अब देखिए, अर्थक्वेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ये तीव्रता या ये इंटेंसिटी जो है आपके बहुत चीजों को डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामीज आती हैं। अब सुनामी है क्या, कब आएगी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, या किस तरह से जो है आपके सुनामीज अकर करती है, तो इसको पहले हम लोग यहां पर देख लें। पहली चीज तो ये कि सुनामी के आने के लिए दो तीन कंडीशंस जरूरी हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये होती है कि जो अर्थक्वेक हो वो 6 से 9 रिक्टर पैमाने पर, इसके मतलब क्या हुआ, ये विनाशात्मक भूकंप हो या फिर ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि 6 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप होना चाहिए 6 to 9 स्केल पर, या फिर अगर एमएमएस स्केल पर देख रहे हैं तो 9 से ज्यादा 10 तक होता है, ये 10 तक आ जाएगा। तो इसलिए कहने का मकसद ये कि सुनामी तभी उत्पन्न होगी जब तीव्रता ज्यादा होगी। कम तीव्रता वाले भूकंप से जो है सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से सुनामी है क्या या कैसे इसका नामकरण किया गया, अब इसको देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीज क्या है? तो पहली चीज तो हुई आपके तीव्रता ज्यादा होना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो भी भूकंप कभी कहीं किसी क्षेत्र में आएगा, उसका जो एपिसेंटर होता है, आपने पढ़ा भूकंप का फोकस है, फोकस के ऊपर अगर हम जाएंगे लंबवत, तो ये क्या होता है? एपिसेंटर, भूकंप का अधिकेंद्र। तो इसके मतलब भूकंप का अधिकेंद्र कहां स्थापित होना चाहिए? ये यहां ऐसी जगह पर स्थापित होना चाहिए जो कि जलीय क्षेत्र हो या समुद्र तटीय क्षेत्र हो, समुद्र का भाग हो या द्वीप हो। तो इस ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्र का किनारा हो, समुद्र के किनारे हो, समुद्र के भीतर हो। तो अगर ऐसी जगह पर भूकंप का अधिकेंद्र स्थापित है, एपिसेंटर, तभी सुनामीज की उत्पत्ति होगी। तो एपिसेंटर कहां होना चाहिए? तो एपिसेंटर जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसको सी के आसपास होना चाहिए, समुद्र के आसपास होना चाहिए। तो दो कंडीशन ऐसी हुई जो ये डिफाइन करेंगी कि सुनामी कब आएगी। तो सुनामी तभी आएगी जब विनाशात्मक भूकंप हो और जब भूकंप का अधिकेंद्र जो है वो आपके समुद्र के पास हो या समुद्र में हो, तभी जो है आपके भूकंप की तीव्रता जो है आपके ज्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन में जो है आप देखते हैं कि ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप सुनामीज की उत्पत्ति करते हैं। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद भी अगर हम ये जानना चाहें कि अब सुनामी होती क्या है, क्योंकि सुनामी अभी हम लोगों ने डिफाइन नहीं करी, तो सुनामी है क्या या किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो अब आते हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि सुनामी एक्चुअल में है क्या या किस तरह से डिफाइन होगी। तो सुनामी देखिए एक्चुअल में क्या है कि वहां पर आती है, आपको यह पता है कि समुद्र कहां होते हैं, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर विस्थापित होती हैं। ये आपने पढ़ा है, दो भारी प्लेट है या दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से दूर विस्थापित हो रही है, और दूर विस्थापित होने के कारण स्थिति यह हो जाती है कि जहां पर दो किनारे जो दूर जाते हैं, दूर किनारे अगर जा रहे हैं, तो पहले क्या होता है? पहले वो धसाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कमजोर क्षेत्र हो जाता है। कमजोर क्षेत्र होने की वजह से क्या होता है? आपके एक तरह से धसाव उत्पन्न होता है, और ये धसाव जो उत्पन्न होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये पूरा चीज सबसाइड कर जाती है प्लेटों की, और जिसके वजह से ये निम्नवर्ती भाग हो जाता है और यहां पर जल आ जाता है। तो ये पूरा जल का क्षेत्र हो जाता है। इसके मतलब ये महासागर हो जाते हैं। महासागरीय क्षेत्र में, इसीलिए समुद्र का किनारा जरूरी है। महासागरीय क्षेत्र में जब भूकंप आएंगे तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा होगी। और भूकंप के समय हम लोग ने क्या पढ़ा है? जो भूकंपी तरंगे थी, पीएसएल तरंगे, ये पीएसएल तरंगे तेजी से ऊपर भाग रही हैं पृथ्वी की सतह की ओर। अब जो पृथ्वी की सतह की ओर तरंगे आ रही हैं, इसमें से आपने ये पढ़ा कि पी तरंग और एस तरंग कंपैरेटिवली अगर ह्रास इनका ज्यादा होता है, लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके एक तरह से लॉस करके ऊपर तक पहुंचते पहुंचते इनके पास ऊर्जा बहुत कम बची रहती है पीएस के पास। लेकिन एल के पास, एल धीमी गति से चलती है, जिसकी वजह से इसके पास
इसका लॉस सबसे कम होता है। तो जब ह्रास सबसे कम होगा तो सबसे ज्यादा एल तरंगें ऊर्जा पहुंचाएंगी पृथ्वी की सतह पर, और पूरे पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा पहुंचाने का कार्य क्योंकि इनका होता था एल तरंगों का, इसीलिए एल तरंगों को क्या कहा जाता था, सरफेस वेव्स या सतह तरंगों के नाम से, और इन्हीं की वजह से विनाशात्मक भूकंप आते थे, इसलिए इनको जो है आपके विनाशकारी तरंग भी कह सकते हैं हम। तो जिसमें जो बेसिकली जो है एल के प्रकार में एक रिले तरंग थी, रिले तरंग को हम लोग ने विनाशकारी तरंग कहा था। तो अब होता क्या है कि जिस समय भूकंप आता है, आपको पता है कि पीएसएल सारी तरंगें ऊपर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि पीएस के पास ऊर्जा बची नहीं है, तो अब डिसाइडिंग ऊर्जा जो है, जो भूकंप की तीव्रता है, वो एल डिसाइड करेगा, एल तरंगे। तो जब तरंगे आ रही हैं, भूकंप का क्षेत्र मान लीजिए अधिकेंद्र यहां स्थापित हो गया, यहां कहीं स्थापित हो गया, यहां कहीं स्थापित हो गया, तो अगर यहां स्थापित है तो कुछ दूरी तक भूकंप की तरंगे पहुंचेंगी, तो भूकंप की तरंगे पहुंचती इस तरह से। तो अब मान लीजिए कि अधिकेंद्र कहीं पर स्थापित है, तो भूकंप की तरंगे आपके एक तरह से इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं, और इस जलीय भाग पर मान लीजिए कि आपके प्रभाव पड़ रहा है भूकंप का। तो अब होता क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो दूर जैसे ही खिसकाव उत्पन्न होता है, प्लेट का खिसकना, मूवमेंट, तो प्लेट के खिसकने से क्या होता है कि प्लेटें खिसकती हैं, तो इस खिसकाव की वजह से इनमें जो है आपके एक तरह से कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो जब खिसकाव होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच में दरार उत्पन्न होने लगती है, ये पूरा भाग अंदर धंसता चला जाता है, और बीच में दरार उत्पन्न होती है, और दरार उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, आपके धीरे धीरे करके आपके दरार उत्पन्न होती चली जाती है। समुद्री क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, दो प्लेटें हैं और ये विपरीत दिशा में आपके विस्थापित हो रही हैं, तो इनकी वजह से एक लंबा फॉल्ट बन जाता है, मतलब समुद्र की तलहटी में एक गहरी खाई बन जाती है या दरार बन जाती है। और ये दरार कैसे बनती है, प्लेट के दूर जाने से, और ये जो है आपके कई किलोमीटर लंबी, एक दो नहीं 100 200 1000 किलोमीटर लंबी दरार उत्पन्न हो सकती है। और जहां दरार उत्पन्न हुई, फॉल्ट डेवलप हुआ, उसके अंदर जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई तो पूरे समुद्र का पानी भागता है तेजी से नीचे उसी दरार में। तो अब जो दरार उत्पन्न होगी उसमें तेजी से पानी अंदर की तरफ भागेगा, चारों तरफ से पानी अंदर की तरफ भागता है, और जब पानी अंदर की तरफ भागेगा तो अंदर वाला पानी ऊपर की तरफ फेंकेगा। ये अंदर जा रहा है और अंदर वाला पानी ऊपर की तरफ फेंकता है। तो एक तरह से जल में तरंग उत्पन्न हो जाती है वर्टिकली। तो जो समुद्र के अंदर पानी जा रहा है, जो दरार में पानी जा रहा है फॉल्ट में, तो उसकी वजह से पानी जो है आपके एक तरह से बाहर फेंक रहा है, और बाहर फेंकने वाला पानी वर्टिकल जो है आपके एक तरह से वेव्स को क्रिएट करता है। अब ये तरंगे आ रही हैं, ये सिंपल जली तरंगे हैं, ये जली तरंगे हैं, इनके पास अभी कुछ ऊर्जा नहीं है, लेकिन इन्हीं जली तरंगों को एल तरंगे जो आ रही हैं, एल वेव्स ऊर्जा दे देती हैं। जब एल वेव्स ने इनको ऊर्जा दे दिया तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऊर्जा युक्त जली तरंगे। पहले क्या थी, ये जली तरंगे थी, ये एल वेव्स अलग थी, दो अलग अलग चीजें हैं। एल वेव्स पहुंची, जो जल में उठने वाली तरंगे हैं, इन तरंगों को इन्हें ऊर्जा दे दिया, तो ये ऊर्जा युक्त जली तरंगे हो गई। तो एनर्जी कंटेंट हो गई इनके अंदर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, और इतनी एनर्जी हो गई कि ऊपर पहुंचते पहुंचते भी ऊर्जा खत्म नहीं हुई। तो अब जो तरंगे ऊपर पहुंचती हैं, एल तरंगे ऊपर पहुंचती हैं, या समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो तरंगे, जली तरंगे ऊपर पहुंचती है, ये ऊर्जा युक्त जली तरंगे होती हैं। और जब ऊर्जा है तो इसका मतलब कार्य होगा, वर्ग होगा। तो वर्ग कैसे होगा, तो अब ये तरंगे बाहर की तरफ भागती हैं तटीय क्षेत्र में। जब तटीय क्षेत्र में भागती हैं, अब ये क्या है, जो ऊर्जा इनके पास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, हाफ mv² से डिफाइंड होता है। तो अब यहां पर क्या है, गतिज ऊर्जा जिसको कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा गति पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो जो ऊर्जा इसको मिली, जली तरंगों को जो ऊर्जा मिली एल तरंगों से, तो ये ऊर्जा युक्त जली तरंगे हो गई, और ये ऊर्जा युक्त जली तरंगे अब जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इसके मतलब गति आ गई इसमें, और तेज गति से ये तरंगे बाहर की तरफ भागती हैं। तो तटीय क्षेत्र में अंदर की तरफ चलती चली जाएंगी, और तटीय क्षेत्र में जो है आपके रिहायशी क्षेत्र जो होते हैं उनको तबाह कर देती है। तो यहां पर क्या है, डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो समुद्र का पानी बहुत अंदर चला जाता है तूफान लेकर के। तो ये बड़े तूफान होते हैं
जो ऊर्जा युक्त जलीय तरंगे ऊपर की तरफ आई और तटीय क्षेत्र को जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से विनाश कर देती है तटीय क्षेत्र में। तो तटों को नष्ट करना ये एक प्रमुख कार्य होता है सुनामी तरंगों का। तो सुनामी तरंगे क्या है? ये ऊर्जा युक्त जलीय तरंगे हैं जो खिसकाव से दरार उत्पन्न होने के कारण समुद्र में, जिसमें अरबों टन पानी अंदर चला जाता है, अरबों टन पानी अंदर चला जाता है और यही पानी जो अंदर जाता है यही पानी को ऊपर फेंकता है, और जब ये पानी को ऊपर फेंकता है तो यही जलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और एल तरंगों की ऊर्जा को लेकर के ये ऊर्जा युक्त जलीय तरंगे हो जाती हैं। और ये ऊर्जा युक्त जलीय तरंगे, ये ऊर्जा किस रूप में होती है? गतिज ऊर्जा के रूप में, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि हाफ mv स्क्वायर से डिफाइंड होती है। वेलोसिटी इनके पास आ जाती है, गति आ जाती है और ये गति से तेजी से तटीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर जाती है। तो तटों के सहारे रहने वाले जितने भी आपके लोग होते हैं वो सब प्रभावित होते हैं। जो रिहायशी क्षेत्र होते हैं, रेसिडेंशियल रीजन, वो सब बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जो तटों के नजदीक होते हैं और तटों पर ही इसका प्रभाव मिलता है और ये पूरी तरह से आपके इन चीजों को नष्ट कर। अब होता क्या है कि जो आपके एक तरह से कुछ ऐसी जगह पर, अब ये इनका नामकरण कैसे हुआ? ये तो तरंगी हो गई सुनामी तरंग। अब सुनामी कैसे नामकरण हुआ? सुनामी का नामकरण देखिए बहुत सारी चीजों से जो है आपके डिफाइन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापान, ये आपके एक ऐसा प्लेस है जहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, एक्सेसिव आते हैं और यहां पर रोज भूकंप आते हैं। तो रोज 8 से 10 भूकंपी झटके जरूर आते हैं यहां पे, और पूरे साल में 1200 से 1500 भूकंपी झटके यहां आना ही आना है। तो ये एक तरह से इसीलिए भूकंपों का देश कहलाता है। जापान का क्षेत्र है, इंडोनेशिया के जो पूरे द्वीप हैं ये सब इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये ऊपर का पार्ट फिलीपींस का है, ये नीचे इंडोनेशिया का रीजन है। इन सब जगहों पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है, इसको आगे हम लोग चल करके पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो जापान है, जापान के क्षेत्र में बहुत भूकंप आते हैं। कुछ भूकंप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट को डिफाइन किया है। यहां पर क्या है, जापान में 1927, 1930, 1933, ये 3 ऐसे समय हैं जहां पे बहुत तीव्रता वाला भूकंप आया। और सन 2004 में आपने देखा था इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर जो है आपके भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से 11 देश प्रभावित हुए थे पूरे, जिसमें इंडिया भी था, इंडिया भी प्रभावित हुआ था। तो यहां पर सुनामी उत्पन्न हुई थी 2004 में। तो 1927, 1930, 1933 ये ऐसे समय हैं जहां पर सुनामी बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई और अत्यधिक उत्पन्न होने की वजह से उस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह से क्योंकि हम लोग का मीडिया भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, पता भी नहीं चलता था कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई हादसे होते थे तो नहीं पता चल पाता था। थोड़ी बहुत बस रेडियो की न्यूज जो है आपके एक तरह से जहां तक पहुंच सकती थी पहुंचा सकती थी, नहीं तो लोकल न्यूज आदमियों को पता रहती थी। आज का जो युग है, जो यूट्यूब का युग है या फिर और जैसे आपके आप देखते हैं डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। तो कभी इस तरह की घटनाएं जो 1927 में और 1930, 1933 में हुई, विश्व के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ भी। तो ये सब घटनाएं क्या है, ये सब तब की दबी हुई घटनाएं। लेकिन बताया जाता है कि जापान के क्षेत्र में जिस समय इन तीनों वर्ष जो है आपके भूकंप आए, इतनी ज्यादा तीव्रता थी कि इस तीव्रता की वजह से यहीं पर सुनामी की उत्पत्ति हुई। और सुनामी की उत्पत्ति होने की वजह से आपके 1927 में पहली बार जो है आपके एक तरह से जितने भी जापान के तटीय क्षेत्र में बंदरगाह थे, सीपोर्ट्स थे, हार्बर थे, वो सब क्या हुआ, सब नष्ट हो गए। फिर जब 30s में आया तो फिर नष्ट हो गए, फिर सरकार ने अपना बनाया होगा, फिर से 33 में नष्ट हो गए। तो लगातार जो है आपके एक तरह से ये सुनामीज क्या कर रही थी, बस बंदरगाहों को नष्ट कर रही। क्योंकि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विनाश होता है, क्योंकि बहुत रिहायशी क्षेत्र, रेसिडेंशियल रीजन बहुत तटीय क्षेत्र के किनारे नहीं होता, और मौसम विभाग पहले से ही आपके एक तरह से ये सारी चीजें बता देता है, आपके फोरकास्ट कर देता है, इसलिए कोई रेसिडेंशियल क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो आपके बंदरगाह होते हैं वो क्योंकि समुद्र से लगे होते हैं, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचता है। तो ये बंदरगाह थे जो कि सबसे ज्यादा नष्ट हुए यहाँ पे।
अब पूरे पूरे बंदरगाह पूरे जापान के क्षेत्र में, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो कि द्वीप के रूप में है, और ये द्वीप जो आपके पाया जाता है 3000 द्वीप लगभग हैं पूरे जापान में। और ये जो आपके पूरा जापान है, इसको अगर आप देखें 3 से 4000 द्वीप, छोटे मोटे अगर सब सारे टापू को मिला दें 4000 लगभग पहुंच जाएंगे, तो लगभग 3000 द्वीपों का बना हुआ ये द्वीप है। और ये द्वीप जो आपके यहां पर पाए जाते हैं, हर द्वीप पर कहीं ना कहीं बंदरगाह है। सुनामी आने का मतलब हर बंदरगाह का नष्ट हो जाना लगभग। तो बंदरगाहों पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके इस जगह पे, तो यहां पे नुकसान हुआ करता था। तो यहां की जापानी भाषा में इसका नामकरण क्या कर दिया गया, इसको कह दिया गया सुनामी। तो जो एक तरह से जो वेव्स थी, जो आप ये कह सकते हैं कि सुनामी वेव्स जो आपके थी, तो सुनामी जो नामकरण हुआ है ये कैसे हुआ? सुनामी का अभिप्राय क्या होता है? सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह, हार्बर, जिसका अभिप्राय होता है सीपोर्ट। तो जो हार्बर है, बंदरगाह है, तो बंदरगाहों को नष्ट करने वाली क्योंकि तरंगे ये थी, इसलिए इनको बंदरगाह नष्ट करने वाली तरंग कहा गया, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया बंदरगाह तरंगे। तो सुनामी जो वर्ड है ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय होता है बंदरगाह। तो अगर हम सुनामी वेव्स पढ़ रहे हैं, इसके मतलब हार्बर वेव्स, हार्बर को नष्ट करने वाली तरंगे, ऐसी तरंगे जो हार्बर को नष्ट कर दिया करती थी, बंदरगाहों को नष्ट कर दिया करती थी, उनका नामकरण जो है पूर्वी एशियाई देशों से जापान के क्षेत्र से हुआ। और सिर्फ जापान ही में नहीं, सुनामी जो आपके पूर्वी स्थित जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे कोरिया हो, जापान हो, आपके जितने भी आपके कंट्रीज है, जापान है, यहीं पे ये कोरिया का क्षेत्र हो जाता है, फिर रूस के पूर्वी तटीय क्षेत्र हो जाते हैं, चीन का पूरा भाग हो जाता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इन सब जगह इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो ये सुनामी होते हैं जो कि आपके इस तरह से जो है प्रभावित करते थे, और तब से अब इसका नामकरण सुनामी हो गया। तो इसलिए विश्व के किसी भी जगह पर जो है आपके एक तरह से जब भी कोई जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि कोई नष्ट होती है, या कोई भी चीज जो है आपके प्रभाव डालती है, या कोई भी चीज जो है इफेक्ट डालती है किसी तरह से, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो आपके सुनामीज का इफेक्ट होगा वो ड्यू टू अर्थक्वेक है, क्योंकि अर्थक्वेक ही जन्म देता है एक तरह से सुनामी की तरंगों को। तो सुनामी जो एक तरह से वेव्स हैं वो किससे संबंधित हैं? वो विनाशकारी भूकंपों से संबंधित हैं। जहां पे विनाशकारी भूकंप आएंगे या तटीय क्षेत्र में जहां पर भूकंपीय क्षेत्र स्थापित होगा, वहां पर जो है आपके सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है, या सुनामी जो है आपकी आती है। तो ये एक तरह से भूकंप का प्रभाव है, भूकंप का इफेक्ट है जो कि देखने को मिलता है। अब देखिए एक और दूसरा इफेक्ट अगर हम देखें वो क्या है? ये है भूकंप का प्रभाव जो वैल्यू ऑफ जी पर दिखाई पड़ता है। जी क्या है आप जानते हैं? जी की वैल्यू जो कि आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की नॉर्मल वैल्यू हम लोग मानते हैं। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसे डिफाइन होता है या किस तरह से डिफाइन होगा, तो इसको अगर हम लोग देखें तो अब जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज, तो पहले हम फॉर्मूला डेराइव कर लें। फॉर्मूला जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा फिजिक्स में हम लोग को चलना पड़ेगा यहां पे समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, m1 m2 अगर दो द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी r है, तो आपको पता है कि ये आकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर, और ये आकर्षण बल समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। और यही बल जो है आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इनके मध्य पाई जाने वाले दूरी के वर्ग के। और इन दोनों को मिला दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से हम गुणा कर देते हैं। कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, m1 m2 r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब अगर ध्यान दें, अगर पृथ्वी है और कोई एक वस्तु है, मान लीजिए ये m और ये पृथ्वी है me, पृथ्वी की त्रिज्या ये है re। तो अब अगर हम ये देखें कि दो पिंड हैं m1 m2, यहां पे me और m, इनके बीच की दोनों
पिंडों के बीच की दूरी क्या हो गई? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि ये नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और इसमें लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर G M E M अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? इस वस्तु पर लगने वाला ये बल है, ये जो M द्रव्यमान की वस्तु है इस पर बल है। और जिस बल से कोई वस्तु खींची जाती है वो बल क्या होता है? वही उसका भार कहलाता है। तो भार क्या है? किसी चीज का वेट क्या कहलाता है? द फोर्स बाय विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस बल से कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो इसके मतलब यही बल जो हुआ, ये वस्तु का भार हो गया W। और अगर W हो गया तो W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। इस वस्तु का भार अगर हम कहेंगे तो M इंटू जी, इसको अगर हम M इंटू जी के बराबर कर देंगे तो आप देखेंगे M और M कैंसिल हो जाएगा और G की वैल्यू क्या आ जाएगी? G बराबर आ जाएगा कैपिटल G M E अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। बस इसी चीज को हमें बताना चाहते थे। हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हमने डेराइव करके ग्रेविटेशनल नियम से हमने आपको सारी चीज बता दी कि स्मॉल जी किस पर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए, जी की वैल्यू में वृद्धि या कमी कब होगी? जब जी एम ई आर स्क्वायर में कुछ कमी हो या कोई वृद्धि हो। तो कमी या वृद्धि होगी तब जाकर के इसमें कमी वृद्धि होगी, नहीं तो फिक्स रहेगा जी का मान। और हमें यही देखना है कि जी का मान बदलता है भूकंप के समय। तो हमें ये तीन चीजों पर गौर करना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले को खाली ले रहे हैं, जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के इस हिस्से में भूकंप आया, ये भूकंप का केंद्र है। मान लीजिए ये प्रभावित क्षेत्र है, यहां से यहां तक ये प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाहर कोई प्रभाव नहीं भूकंप का, इसके प्रभाव क्योंकि तरंगे नहीं पहुंच रही, तरंगे सिर्फ इस जगह पर पहुंच रही। ये मान लीजिए पृथ्वी की। अब देखिए, इस जी के मान में अगर यहां पे भूकंप आ रहा है तो भूकंप आने से पहले और भूकंप आने के बाद क्या यह जी के मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू कभी नहीं बदलती, फिक्स रहती है। इसलिए यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर आइए पृथ्वी का जी का मान। जी जो है डिपेंडेंट है एमई पर। एमई क्या है? मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो भूकंप आने से पहले और भूकंप आने के बाद पृथ्वी जितने कणों से मिलकर के बनी है, क्या उस कणों के में कोई अंतर आएगा? क्या कण ज्यादा और कम हो जाएंगे? जितने पृथ्वी में कण है, जितने एटम्स हैं, जितने जो है आपके एक तरह से पार्टिकल्स हैं, क्या कोई पार्टिकल्स घट बढ़ जाएंगे भूकंप आने से? नहीं। इसलिए क्या द्रव्यमान बदलेगा भूकंप आने से पहले और भूकंप आने के बाद? नहीं बदलेगा। अब तीसरी चीज पहुंचते हैं, इसके मतलब इससे भी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके मतलब जी नहीं बदल रहा अभी। अब आती है बात पृथ्वी की त्रिज्या आर। तो ये आपके जो त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या आर ही, ये जो है क्या ये बदलेगी? क्या इसमें कोई बदलाव होगा? तो भूकंप आने से पहले जो ये त्रिज्या है, अब भूकंप आने के बाद जो ये त्रिज्या है, क्या इसमें बदलाव होगा? एज सच देखें तो हमें लगेगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन होता है। और इसी बदलाव की वजह से जी के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे चेंज आएगा या किस तरह का चेंज आएगा। तो अब हम लोग पहले एक दो चीज और समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग इसको अब देखिए जो वैल्यू है ये कैसे चेंज आ रहा है या किस तरह से चेंज आएगा। पहले एक दो चीजें समझ लें।
जैसे मान लीजिए कि हमने एक लोहे का गोला ले लिया और उस लोहे का पदार्थ जो है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो तरह के केंद्र होते हैं। एक केंद्र होता है जिसको हम कहते हैं ज्यामितीय केंद्र, वॉल्यूमेट्रिक सेंटर। ये वॉल्यूमेट्रिक सेंटर, वॉल्यूमेट्रिक सेंटर के मतलब सतह से ये दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, जो त्रिज्या है। सतह से ये दूरी बराबर है, सतह से ये दूरी बराबर है। तो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बिंदु जो सतह से समान दूरी पर हो हर जगह से, वो बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र, ज्यामितीय केंद्र, वॉल्यूमेट्रिक सेंटर। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज होता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जिस केंद्र पर किसी वस्तु का भार एक्ट करे, वेट एक्ट करे। तो ढेर सारे कण हैं जो इसको मिलकर के बना रहे हैं, और सभी कण क्या हैं? अपना वेट जो है एक्सर्ट कर रहे हैं नीचे। तो सभी कणों का अगर हम भार देखेंगे और एवरेज निकालेंगे तो लगभग लगभग इसके केंद्र पर ही आएगा कि इस वस्तु का पूरा भार केंद्र पर औसतन कार्य कर रहा है। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो पूरी वस्तु का भार उसके केंद्र पर कार्य करता है। तो ये क्या हो जाता है? ये गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, जो आपके केंद्र हुआ। तो अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, इस जी से कंफ्यूज नहीं करिएगा क्योंकि ये जी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक है वॉल्यूमेट्रिक सेंटर, ज्यामितीय केंद्र, और एक है गुरुत्व केंद्र, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ज्यामितीय केंद्र क्या था? सतह से समान दूरी पर। गुरुत्व केंद्र क्या था? वो केंद्र जहां पर किसी वस्तु का भार कार्य करे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक ऐसा गोला ले लें जिसका ऊपर का भाग हल्का पदार्थ का बना हो और नीचे का भाग भारी पदार्थ बना हो। मान लीजिए इतना हिस्सा आपने लोहे का बना दिया और इतना हिस्सा एल्युमिनियम का बना दिया। ये एल्युमिनियम का है और ये लोहे का है। ज्यामितीय केंद्र तो यही रहेगा, लेकिन जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे खिसक जाएगी। किस तरफ? भारी वाले हिस्से की तरफ खिसक जाएगी। आप और ऐसे यहां तक अगर मान लीजिए एल्युमिनियम का टुकड़ा बना लीजिए, यहां से यहां तक ये पूरा एल्युमिनियम रख लीजिए, नीचे लोहा कर दिए और केंद्र नीचे चला जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वॉल्यूमेट्रिक सेंटर तो यही रहेगा, लेकिन ज्यामितीय केंद्र खिसकता जाएगा जितना भारी पदार्थ होगा। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, और जितना भी कोई भी चीज जो ज्यामितीय केंद्र होता है, वो जितना केंद्र के निकट होता है या जितना जो है आपके सतह के निकट होता है, उतना जो है आपके एक तरह से वो बैलेंस्ड रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर जमीन के जितने नजदीक हमारा गुरुत्व केंद्र काम करेगा उतना ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। और अगर हम हवा में उड़ गए, ऊपर उड़ गए, तो कितनी देर उठे रहेंगे? थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, खींच रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग जमीन पे नीचे गिर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डबल डेकर बस देख लीजिए। डबल डेकर बस चलती थी पहले, आप भी आज भी चलती हैं, लेकिन पहले बहुत क्रेज हुआ करता था। पहले आदमी क्या करता था? सोचता था कि नीचे ना बैठे, हम सीधे चढ़े हैं और ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले फ्लोर पे। लेकिन कभी कंडक्टर ऐसा नहीं करता। कंडक्टर कहता है पहले नीचे वाला भर लो, जब नीचे भर जाएगा तभी पैसेंजर्स को ऊपर वो जाने देगा। क्योंकि अगर पैसेंजर पहले ऊपर बैठ गए और नीचे कम रहे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी। और ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं भी टर्निंग आएगी, जहां कहीं भी मोड़ आएगी, ये कहीं पर भी पलट सकता है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगी उतना ये बैलेंस्ड रहेगी गाड़ी। तो वही चीज पृथ्वी में होती है। पृथ्वी में जिस समय जो है आपके किसी जगह पर भूकंप आना शुरू होता है तो भूकंप का क्षेत्र स्थापित होता है। तो अब ये क्षेत्र मान लीजिए प्रभावित क्षेत्र है, तो ये प्रभावित क्षेत्र, यहां पे कंपन हो रहा है, तो यहां से जो आपका त्रिज्या थी, ये त्रिज्या क्या हुई? ये जो आपके भाग होता है जहां पर भूकंप का जो है आपके प्रभाव होता है, इसको ऐसा डायग्राम से ऐसे समझिए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र ये है, ये है। अब ज्यामितीय केंद्र आपका ये है, वॉल्यूमेट्रिक सेंटर ये है, और जबकि जो आपके क्षेत्र है
जबकि भूकंप आने से पहले, भूकंप आने के बाद क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में कंपन शुरू हो गया। और जब इस क्षेत्र में कंपन शुरू हो गया तो कंपन होने की वजह से ये क्षेत्र ऐसा लगने लगेगा कि ये इसका हिस्सा है ही नहीं। और ये चीज अगर हम काट करके निकाल दें तो ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अगेंस्ट नीचे चली जाएगी, इस सतह के अगेंस्ट नीचे चली जाएगी। और अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वही RE होगी। ये इफेक्टिव रेडियस होता है, इसीलिए ये रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है ये क्या है, ये है ज्यामिति केंद्र से पृथ्वी की सतह तक की दूरी। लेकिन जो RE क्या है, इफेक्टिव रीजन, इफेक्टिव रेडियस। तो रेडियस जिसका जो प्रभावी त्रिज्या है पृथ्वी की, वो क्या कहलाती है, ज्यामिति केंद्र से लेकर के और सतह तक की दूरी। तो यहां के लिए, इस सतह के लिए जहां पे भूकंप आ रहा है उसके अगेंस्ट जो है आपके सेंटर खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा, मान लीजिए कि ये है ही नहीं, अगर हम इसको काट के निकाल दें, क्योंकि इसका इससे संपर्क टूट गया है, क्योंकि ये कंपन कर रहा है लेकिन ये नहीं कंपन कर रहा है हिस्सा। जब संपर्क टूट गया तो ऐसी कंडीशन में इसके अगेंस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली जाती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाने की वजह से R का मान बढ़ जाता है। जब R का मान बढ़ जाएगा तो G क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, G की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो R की वैल्यू बढ़ने से G का मान कम हो जाएगा, और G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू आपकी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि विनाशकारी भूकंप के समय G की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 से लेकर के 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच जाती है, रिड्यूस होकर के। इसलिए भूकंप के समय, भूकंप की वजह से जो आपके ये कह सकते हैं, भूकंप की वजह से जो G के मान में कमी आती है वो 7 से लेकर के 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हो जाती है। क्यों होती है, उसका रीजन हमने आपको बताया कि ज्यामिति केंद्र तो वहीं स्थापित रहेगा, लेकिन क्योंकि ये भाग अन्य भाग के संपर्क में नहीं है, यहां कंपन हो रहा है, इसके विपरीत जो केंद्र है वो खिसक गया। और जब जो है गुरुत्व केंद्र खिसक गया तो गुरुत्व केंद्र खिसकने से R की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। और जब R की वैल्यू जो है आपके इफेक्टिव रेडियस नहीं बढ़ता, रेडियस वही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या ये हमेशा वही रहेगी। लेकिन प्रभावी त्रिज्या किसको कहते हैं, ज्यामिति केंद्र से लेकर के जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र से लेकर के सतह तक की दूरी। तो ये जो है आपके एक तरह से, जबकि पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी का ज्यामिति केंद्र भी वही है और गुरुत्व केंद्र भी वही है। लेकिन भूकंप के समय गुरुत्व केंद्र ये वाला भाग क्योंकि कंपन करने लगेगा, अन्य भाग से के संपर्क से टूटेगा, इसके अगेंस्ट, इसके नीचे खिसक जाएगा ये जो है गुरुत्व केंद्र, जिसकी वजह से R की वैल्यू बढ़ेगी। R की वैल्यू बढ़ने से G का मान कम हो जाएगा, और यही 7 से लेकर के 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इसलिए अगर कहा जाए विनाशकारी भूकंप के समय G के मान में क्या होगा, G का मान फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, G का मान बढ़ जाएगा, G का मान कम हो जाएगा, या जो है घटता बढ़ता रहेगा, इस तरह का अगर प्रश्न कह दिया जाए तो G का मान हमेशा कम हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ G जो है आपके कम हो जाएगी। और भूकंप के समय जिस जगह पर आप हैं, अगर भूकंप की तीव्रता है तो उस कुछ समय के लिए जब G का मान कम होगा तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा। तो जब G का मान कम हो जाएगा तो वस्तु का भार भी कम हो जाएगा, हम लोग के भार भी कम हो जाएंगे। अगर हम भूकंप में खड़े हुए हैं तो हम लोग का जो एक्चुअल वेट है उससे कम वेट दिखाने लगेगा। क्यों, अगर G की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा। तो इसलिए एक्चुअल वेट अगर कहता है तो वेट भी कम होगा, G की वैल्यू भी कम होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अक्सर देखा गया है कि जैसे आपने पढ़ा होगा भूकंप के समय प्रश्न होता है, लोलक घड़ियां, पेंडुलम क्लॉक, जो दीवार पे क्लॉक लगी रहती है और उसमें पेंडुलम होता है, मूव करता रहता है ऐसे। तो पेंडुलम क्लॉक अधिक समय दिखाएगी, अर्थात समय से तेज हो जाएगी, या समय से पीछे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, या उतना ही समय दिखाती रहेगी, या बंद हो जाएगी भूकंप आने की वजह से। तो लोलक घड़ियां क्या करेंगी, तो लोलक घड़ियों में क्या होगा या किस तरह से, तो उसको भी समझ लीजिए। पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक में अगर आप देखें तो जो क्लॉक होती है, क्लॉक में नीचे एक पेंडुलम होता है, और ये पेंडुलम
ऑक्सिलेट करता है। पेंडुलम एक बार ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर आ गया, तो अपनी जगह पे अगर आया, यहां से बाईं ओर गया, दाहिनी ओर गया, फिर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर आ गया, तो इसको एक दोलन कहते हैं, एक ऑक्सिलेशन। एक ऑक्सिलेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमने कहा एक ऑक्सिलेशन में लगे हुए समय को क्या कहा जाता है, ये आवर्त काल कहा जाता है, टाइम पीरियड। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी फॉर्मूला होता है। इसके मतलब T की वैल्यू जो है ये 1 बाई जी पर डिपेंडेंट होती है। अब अभी आपने पढ़ा कि G की वैल्यू कम हो जाती है, 7 से 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। G के मान में कमी होने की वजह से आवर्त काल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। G की वैल्यू कम हुई क्योंकि ये विथ क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो क्योंकि G का मान कम हो रहा है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब लोलक घड़ियों में अगर आप पेंडुलम क्लॉक देखिए, बड़ी क्लॉक में, तो सिर्फ घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सेकंड दर्शाता है लोलक। एक बार अगर यहां से यहां गया और वापस अपनी जगह आया तो 1 सेकंड हुआ। इसके मतलब कि लोलक का आवर्त काल, टाइम पीरियड 1 सेकंड का है। गया वापस आया 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड में वापस आया। इसके मतलब आप लोलक का दोलन गिनते रहिए, जितने दोलन करेगा उतने ही सेकंड हो जाएंगे। तो इसके मतलब जो आपके आवर्त काल है, टाइम पीरियड, दोलन, यही सेकंड को दर्शाता है। इसीलिए सेकंड की सुई नहीं होती। अब सेकंड की सुई लगी है तो फिर फैशन के लिए लगा दी जाती है, लेकिन उसका कोई काम। तो घंटे मिनट की सुई तो लगाई जाएगी, और सेकंड की सुई क्या होती है, ये आपके कौन दिखाता है, ऐसे, इस तरह से दोलन दिखाता है। अब जब मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये ऐसे जा रहा था, अब ये कह रहा है कि G का मान कम होने से T का मान बढ़ गया। अगर आवर्त काल पहले 1 सेकंड था तो अब आवर्त काल कितना हो गया, मान लीजिए 1.5 सेकंड हो गया, 1.5 सेकंड हो गया सपोज कर लीजिए। तो यहां से क्या है, ये ऐसे गया और वापस आया 1.5 सेकंड, फिर गया, फिर वापस आया 3 सेकंड, फिर गया, फिर वापस आया 4.5 सेकंड। इसके मतलब कि एक बार जा रहा है तो 1.5 सेकंड हम काउंट कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एक बार जाने पर 1 सेकंड होना चाहिए। तो आपके अनुसार, आपको थोड़ी पता है कि कितना समय लग रहा है, सेकंड कितना ले रहा है। आपके अनुसार यहां से यहां गया, वापस आया 1 सेकंड हुआ, लेकिन इसने खुद कितना लिया, 1.5 सेकंड। आपके अनुसार आप देख रहे हैं, फिर ये गया, फिर वापस आया, आपके अनुसार 2 सेकंड हुआ है, लेकिन इसने 3 सेकंड ले लिया। आप ये गया, ये वापस आया, आपके अनुसार 3 सेकंड हुआ, लेकिन ये 4.5 सेकंड ले चुका है। इसके मतलब क्या हुआ कि ये दर्शा रहा है कम समय, जबकि ले रहा है ज्यादा समय। तो दर्शाएगा कम समय और जो है आपके लेगा ज्यादा समय। इसके मतलब इसने अगर दर्शाया कि 8 बजे से लेकर के अगर 8 बजकर 2 मिनट 40 सेकंड तक भूकंप चला है, दर्शाया इसने 2 मिनट 40 सेकंड का, दर्शा रहा है 2 मिनट 40 सेकंड, लेकिन हो सकता है कि उसने ज्यादा समय लिया हो। मान लीजिए उसने समय लिया 2 मिनट 40 सेकंड के दिखा रहा है, लेकिन अब लेगा खुद क्या, हो सकता है कि 3 मिनट 10 सेकंड लिया हो। अगर 3 मिनट 10 सेकंड लिया है, इसके मतलब कि 8 बजे से अगर भूकंप शुरू हुआ है तो इसको कब तक चलना चाहिए था, 8 बजकर 3 मिनट और 10 सेकंड तक। इसके मतलब घड़ी में समय यह होना चाहिए था 8 बजकर 3 मिनट 10 सेकंड, जबकि घड़ी कितना दिखा रही है, 8 बजकर 2 मिनट 40 सेकंड। इसके मतलब घड़ी अपने समय से पीछे हो गई, घड़ी ने समय खो दिया, लूज कर दिया। तो लोलक घड़ियां समय को खो देती हैं, लूज कर देती हैं, टाइम को समय से पीछे हो जाती हैं, अर्थात लेती ज्यादा समय है और जबकि दर्शाती कम है। क्यों, क्योंकि इनका आवर्त काल बढ़ जाता है। तो आवर्त काल बढ़ता क्यों है, क्योंकि जी के मान में कमी हो जाती है। अब सबको एक साथ कोरिलेट कर ले। पहली चीज, जब भी विनाशकारी भूकंप आया, विनाशकारी भूकंप के समय जी के मान में क्या हुआ, विनाशकारी भूकंप हम क्या कह रहे हैं, 6 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप। विनाशकारी भूकंप के समय जी का मान क्या हो जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये औसत मान है जी का
पृथ्वी पर। लेकिन भूकंप जब आता है और तीव्रता वाला भूकंप होता है तो यही जी का मान 7 से 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच में हो जाता है। और जो है ऐसी कंडीशन में जब जी का मान कम हुआ, आवर्त काल बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घड़ियों का आवर्त काल बढ़ जाता है। आवर्त काल अगर खाली पूछा जाए, आवर्त काल बढ़ जाने से घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, समय से पीछे हो जाती हैं, कम समय दर्शाने लगती हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि विनाशकारी भूकंप के समय घड़ियां बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, या समय से आगे हो जाएंगी, समय ज्यादा दिखाने लगेंगी, या समय से पीछे हो जाएंगी, या सही समय दिखाती रहेंगी, तो लोलक घड़ियां जितनी हैं ये सब क्या हो जाएंगी, समय से पीछे हो जाएंगी। तो टाइम जो है लूज कर जाएंगी वो। इसके मतलब कि आपका बजा कुछ होगा और दिखाएंगी कुछ। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि सिविल में आया हुआ था और सिविल में पूछा गया ये प्रश्न है कि विनाशकारी भूकंप के समय जो है आपके लोलक घड़ियां क्या होती हैं। तो 4 ऑप्शंस जो दिए गए थे, लोलक घड़ियां बंद हो जाती हैं, लोलक घड़ियां समय से आगे हो जाती हैं, लोलक घड़ियां समय से पीछे हो जाती हैं, या उतना ही समय दिखाती रहेंगी, भूकंप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने सब चीज आपको साइंटिफिकली जो है फिजिक्स की थ्योरी के अनुसार फिजिकली सारी चीजों को हमने आपको दिखा दिया कि त्रिज्या के बढ़ने से, प्रभावी त्रिज्या के बढ़ने से, त्रिज्या नहीं प्रभावी त्रिज्या क्या थी, गुरुत्व केंद्र से सतह तक की दूरी, प्रभावी त्रिज्या के बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है, जो कि 7 से 7.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। जी के मान में कमी आने की वजह से आवर्त काल बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड के बढ़ जाने से घड़ियां क्या हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी और कम समय दिखाने लगती हैं। तो ये जो है आपके एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हम लोग यहां पर देखते हैं वैल्यू ऑफ जी पर। तो भूकंप के समय आपके ये प्रभाव आपके पड़ने लगता है या इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रभाव आप यहीं पर देख सकते हैं। भूकंप के समय आपके कभी कभी क्या होता है, क्या भूकंप की चेतावनी हमें मिल सकती है? जैसे मौसम खराब हुआ, हम लोग को चेतावनी मिल जाती है, लेकिन क्या भूकंप आने से पहले कोई बता सकता है कि हाँ भूकंप जो है आपके एक तरह से आने वाला है? तो ऐसी कंडीशन में देखिए जो आपके एक तरह से जापान का क्षेत्र है, वहां पर कुछ चीजों को डेवलप किया गया। वहां पर यह देखा गया भूकंप क्योंकि बहुत ज्यादा आते थे, अब कैसे बचाया जाए या किस तरह से हम बचाव करें। तो होता क्या है कि जो पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर अगर आप देखेंगे तो जितना भी जो आपके एक तरह से भूकंप का अगर केंद्र ये है, भूकंप की वजह से तरंगे ऊपर आना शुरू हो जाती है। ये तरंगे ऊपर आना शुरू हो जाती है और तरंगे जब बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगती है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तब कंपन शुरू होता है। लेकिन तरंगे तो बहुत पहले से आना शुरू हो जाती है। तो इन तरंगों को कैसे पहचाना जाए या कैसे पता चलेगा कि पहले जो है आपके भूकंप जो है आपके यहां पर आने वाला है या कुछ समय बाद भूकंप आ जाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया कि कुछ जगहों पर, जैसे चीन के क्षेत्र में, जापान के क्षेत्र में, कोरिया के क्षेत्र में, कुछ रूस के भी भागों में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में, साइंटिफिकली कुछ साइंटिस्ट ने एक चीज ये नोटिस करी कि जिस समय भूकंप आता है, भूकंप के समय कुछ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगे। क्योंकि पीएसएल भी क्या है, पी तरंगे क्या थी, ध्वनि तरंगे थी एक तरह से। क्योंकि जो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग ही जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वही आपके एक तरह से क्या है, ध्वनि तरंग है। इसमें जो ध्वनि, जो साउंड आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको यह पता है कि हमारी ऑडिबिलिटी रेंज क्या है, सुनने की क्षमता वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। 20 किलो हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग आवाज सुन सकते हैं, ये ऑडिबिलिटी रेंज है। इससे कम की आवाज नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा की आवाज नहीं सुन सकते। तो यहां पर ऐसा माना गया कि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां क्या होती हैं, ये आपके 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं। ये क्योंकि ध्वनि हम सुन सकते हैं, इन्हें कहा जाता है सोनिक वेव्स। और जो हम सुन नहीं सकते
बाहर है, इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अल्ट्रा मतलब बाहर, तो इनको क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो कि आपके 20 किलोहर्ट्ज से बाहर होती हैं। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब भूकंप आते हैं, पीएसएल तरंगें आती हैं, तो इसके साथ कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सुन सकते हैं। जिसमें से क्या किया गया? चूहों को पाला गया। चूहों को चाइना में और जापान में आपके पाला गया और उनको ट्रेनिंग दी गई, और उनको जब ये तरंगें मिलती थी या वो सुनते थे आवाजों को इन तरंगों के आने की, तो वो चिल्लाने लगते थे, जोर जोर से बोलने लगते थे, चीखने लगते थे। तो वो क्या है कि जैसे चू 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 जैसे आपके चूहे बोलते हैं, तो उसी तरह से वो घबरा जाते थे, बहुत तेजी से बोलने लगते थे। और इसका इंडिकेशन ये होता था कि तरंगें आना शुरू हो गई हैं, इसके मतलब कि आगे भूकंप आ सकता है। तो चूहों को ट्रेंड किया गया जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है आपके सुन सकते थे, और इनसे क्या हुआ? इनसे थोड़ी देर पहले, बहुत पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ समय पहले अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पे भूकंप आएगा। तो ऐसा कोई यंत्र अभी बना नहीं है कि पहले से भविष्यवाणी कर दे कि यहां पे भूकंप आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, भविष्यवाणी की भी नहीं जा सकती कभी। अर्थक्वेक की भविष्यवाणी नहीं हो सकती कभी, क्योंकि अर्थक्वेक से पहले जो ऊर्जा अंदर है, आंतरिक जनित्र बल आपने पढ़ा था, तो ये आंतरिक जनित्र बल कब डेवलप हो रहा है, कब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ये बाहर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेजर कर पाए। और जो तरंगे आ रही वो कैसे? तो बस ये चूहों को ट्रेंड किया गया, और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्योंकि वो सुन सकते थे, जैसे ही सुनते थे वो जो है भागने लगते थे, और उनके भागने से, उनके हलचल के बढ़ जाने से अपने आप जो है पता लगने लगता था कि यहां पे भूकंप आने वाला है या आ सकता है। अब होता क्या था? जिस समय जहां कहीं भी भूकंप आता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है, अत्यधिक ऊर्जा। ऊर्जा के आने से क्या होता है? सतह पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। और टेम्परेचर अगर तेजी से बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में यहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इस पूरे रीजन में, आसपास के रीजन में लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो आसपास के क्षेत्र जो होंगे वो उच्च दाब वाले होंगे, हाई प्रेशर पे होंगे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेजी से हवाएं मूव करने लगती हैं। इसके मतलब क्या होने लगता है? तूफान आने लगता है। तो जिस जगह पे भूकंप आएगा वहां का मौसम पहले गड़बड़ होगा, मौसम खराब हो जाएगा। मौसम कैसे खराब हो जाएगा? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर रीजन बन जाता है। क्यों लो प्रेशर बन जाता है? क्योंकि जो ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा टेम्परेचर को बढ़ा रही है। टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से संपर्क में आने वाली वायु गर्म हो जाएगी। अगर गर्म हो जाएगी तो उसमें आयतन में विस्तार होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। वॉल्यूम में एक्सपेंड करेगा तो जो वायु होगी वो हल्की हो जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, इसलिए वायु के कण ऊपर चले जाएंगे, तो वायु सतह के निकट वायु का अभाव हो जाएगा। अब वायु के कणों का अभाव होने का मतलब लो प्रेशर जनरेट होना। लो प्रेशर का मतलब कम भार लगेगा वायु का, क्यों? क्योंकि वायु के कण तो ऊपर चले गए हैं, वो भार कैसे लगाएंगे? तो इसलिए अगर देखा जाए तो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। आसपास के रीजन में उच्च दाब रहता है, आसपास से तेज हवाएं चलने लगती हैं, अर्थात तूफान आने लगते हैं। इसलिए जिस जगह पर भूकंप होगा वहां पर, और खास तो नामी आप देखते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र में फौरन तूफान आ जाते हैं, क्योंकि समुद्र में वैसे भी आपके एक तरह से पवनें होती हैं जो कि आपके मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जिस जगह पर भूकंप आएगा, भूकंप वाले क्षेत्र में बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं जो होती हैं ये एक तरह से इस रीजन में जो है आपके तूफान ले आती हैं और मौसम को बिगाड़ देती हैं। आसपास के क्षेत्र से आने वाली हवाएं जो होती हैं, जो वायु आएगी, ये वायु जो आपकी आ रही है ये बादलों को ले आएगी, आर्द्रता ले आएगी। तो आर्द्रता बादल भी आ सकते हैं। आसपास के क्षेत्र से अगर आर्द्रता या बादल आ गए तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? ऐसी कंडीशन में यहां पर बारिश भी होने लगती है। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भूकंप आते हैं, वहां पर तूफान आता है, वहां पे तूफान की अवस्था हो जाती है, वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, वहीं पर आपके गरज चमक के साथ तूफानी वर्षा भी हो सकती है। तो एक तरह से मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाता है।
तो मौसम जो है, जो आपके चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है? वो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन जहां जहां कहीं भी होगा, या जिस जगह पर भी विनाशकारी भूकंप आते हैं, वहां पे आप देखिए मौसम फौरन गड़बड़ हो जाता है। कुछ हो ना हो बदली छा जाएगी, आसपास के बादल आ जाएंगे। क्यों आ गए? क्योंकि जनरेट हो गया वहां पे, और लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से आसपास के क्षेत्र से आपके बादल आने लगे। या कहीं कहीं पे समुद्र का किनारा है, या फिर आपके ऐसी जगह है जहां पर जो है आपके, जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए रेगिस्तान है, तो यहां पर क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं। तो ये तेज हवाएं क्या करती हैं? तूफान ले आती हैं। तो इसलिए ऐसी जगहों पर तूफान जो है आपके आने लगते हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीजें हो जाती हैं, जो भूकंप की प्रभाव की वजह से हमें दिख रही हैं। तो भूकंप का प्रभाव जो है, आपके इफेक्ट जो है, वो इस तरह से जो है आपके प्रभाव डालता है पूरे पृथ्वी की सतह पर। तो भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है, आप ऐसे समझें, भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंतरिक जनित बल, एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण उत्पन्न हो रही है। और भूकंप एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है जो हम लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, जिसमें प्लेटों को ऊर्जा मिल जाती है और प्लेट खिसक जाती है। और प्लेटों के खिसकने से क्या होता है? कंपन उत्पन्न होने लगता है। और यह कंपन उत्पन्न होने की वजह से जो है आपके एक तरह से उसी को हम लोग कहने लगते हैं कि भूकंप आ गया या अर्थक्वेक हो गया। तो जितना भी भूकंप की स्थिति है, भूकंप की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, वो ज्यादातर आप देखेंगे वो जो आपके एक तरह से जो प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है, जो कि आपके हर जगह पे जहां कहीं भी विनाशकारी भूकंप आएगा वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से मौसम पर प्रभाव अगर हम कहें तो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट अगर हम कहें, या इफेक्ट ऑन वेदर कहें कि वेदर में जो चेंज हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है, तो वो ये क्यों होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो सिंपल सी चीजों को समझने के लिए बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने की कोशिश करिए कि अगर तरंगे आएंगी अंदर आंतरिक भाग से, तरंगों के पास ऊर्जा है। ऊर्जा होने का मतलब जो है, अब ये ऊर्जा बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है, यांत्रिक तरंगों के रूप में होती है, लेकिन ये यांत्रिक तरंगे जब ऊपर आती हैं, मैकेनिकल वेव्स ऊपर आती हैं, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं? पृथ्वी की सतह के बाहर जब लिबरेट होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट होती हैं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी में। अगर तरंगे हैं तो आप देखते हैं सुनामी क्या होती थी, जल में उत्पन्न होने वाली तरंगों की को जब ऊर्जा मिल गई, तो ऊर्जा मिलने से पानी तेजी से भागा। और पानी तेजी से क्यों भाग रहा है? क्योंकि गतिज ऊर्जा उसको मिल गई, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। या ऊष्मीय ऊर्जा में, जब ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ाती है, तो इर्द गिर्द आसपास का पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ जाने से पूरा जो सतह है, जो पूरा आपका रीजन है, अगर आप देखेंगे तो वो सब डिस्टर्ब होने लगेगा। डिस्टर्ब कैसे होगा कि अगर ऊर्जा आ रही है, थर्मल एनर्जी उसने इंक्रीज किया, और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से टेम्परेचर वहां का इंक्रीज किया। जैसे ही कोई भी जगह का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी चीज को गर्म करते हैं, वायु क्या होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा? उसके आयतन में विस्तार होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। वॉल्यूम के एक्सपैंड करने से घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी के कम होने से धीरे धीरे करके आपकी वायु ऊपर की तरफ चली जाती है, और पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ से वायु जो भार लगाती है, वही वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह पर वायु जो भार लगा रही थी, वो अगर उसके मैक्सिमम कण ऊपर चले गए हल्के होकर के, तो नीचे लगने वाला भार वायु के द्वारा कम हो जाएगा। और जब वायु के द्वारा लगने वाला भार यहां पर कम हुआ, तो दूसरी जगह कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसलिए दूसरी जगह उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा और यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो अब पवनों का जो प्रवाह होता है वो कहां से कहां होता है? वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनों का प्रवाह होने लगता है। तो यहां से जब उच्च दाब आसपास के रीजन में होगा, इसके चारों तरफ, तो आसपास के रीजन से तेजी से हवाएं आने लगेगी, और जिसकी वजह से जहां कहीं भी ज्यादा उच्च दाब है, वो निम्न दाब की तरफ वायु को फेंकने लगेगा। ये वायु, अब ये डिपेंड करता है कि यहां पर कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा निम्न दाब बनेगा। निम्न दाब ज्यादा हो जाएगा अगर, तो दाबांतर बढ़ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही आकर्षण बढ़ेगा, उतना तेज हवाएं आएंगी। अगर कम प्रेशर डिफरेंस है तो धीमी गति से आकर्षण होगा, अगर ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है तेज गति से आकर्षण होगा। तो अगर धीमी गति से हो रहा है तो धीरे धीरे करके आपके बादल बादल आ जाएंगे, बदली बदली दिखने लगेगी।
अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हुआ, तेज गति से आकर्षण हुआ, तेज गति से चलने वाली पवनें तेज गति से आएंगी, इसके मतलब तूफान आने लगेंगे। तो उसी जगह तूफान भी आ सकते हैं, उसी जगह जो है आपके एक तरह से ये भूकंप भी आ सकते हैं, सॉरी जो आपके वर्षा होती है, बादलों के साथ वर्षा भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि किसी भी जगह पर भूकंप का जो आपके एक तरह से जो भी प्रभाव है, ये क्या है, ये एक तरह से मौसम पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और जिस जगह पर भी भूकंप आएगा, विनाशकारी भूकंप, खास तौर से मौसम गड़बड़ होना ही होना है वहां पे, या तूफान आएगा या बारिश होगी, इस तरह से आपके मौसम बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा, तो आज हम लोग ने जो पढ़ा, इस टॉपिक में जो पढ़ा, वो सिर्फ हमने पढ़ा है इफेक्ट। अभी जैसे शुरुआत हम लोग ने कहां से करी, शुरुआत हम लोग ने करी सुनामी से। सुनामी भी क्या थी, इफेक्ट था, प्रभाव था। और इसी क्या प्रभाव था, जो तरंगे आ रही थी भूकंप के समय, तो वही जो है आपके ऊर्जा युक्त जलीय तरंगों को उत्पन्न कर रही थी, और यही ऊर्जा युक्त जलीय तरंगे तटीय क्षेत्र में आपके विनाश कर रही थी, जिसको हम लोग ने क्या कह दिया, तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों को नष्ट करने वाली तरंगे। तो बंदरगाहों को नष्ट करने वाली तरंगे कहलाने लगी है। तो इसलिए बंदरगाह नष्ट करने वाली तरंग, जिसको हार्बर वेव्स, या इन्हीं को जो है जापानी भाषा में हम सुनामी कहते हैं। सुनामी मतलब होता है हार्बर, या जो है आपके एक तरह से सीपोर्ट्स जिनको हम कहेंगे। तो हार्बर्स को नष्ट करने वाली तरंगे, इसलिए इनको हार्बर वेव्स कह दिया गया, या बंदरगाह तरंगे कह दिया गया, और बंदरगाह तरंगों के नाम से इनको जाना जाता है। तो टी सुनामी लिखा जाता है, लेकिन सुनामी पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है। तो इसको सुनामी तरंग के नाम से इसी तरह से जाना गया। फिर हम लोग ने इफेक्ट पढ़ा कि जो आपके भूकंप होता है, विनाशकारी भूकंप के समय, जहां पे विनाशकारी भूकंप होते हैं, वहां पर क्या होता है, जी के मान में वृद्धि हो जाती है, सॉरी जी का मान जो है आपके एक तरह से कम हो जाता है। और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कम होकर के 7 से 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हो जाता है। और जी के मान में कमी होने की वजह से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जी की वैल्यू जब कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से जो घड़ियों का आवर्त काल था उसके बारे में पढ़ा कि जैसे वो बढ़ जाता है, बढ़ जाने से घड़ियां जो है आपके समय को लूज कर जाती हैं, समय खो देती हैं, इसलिए समय से पीछे हो जाती हैं, समय जो है जो दर्शाना चाहिए उससे कम समय दर्शाने लगती है। तो ये जो है आपके एक तरह से वैल्यू ऑफ जी। और फिर तीसरा प्रभाव जो आपने इफेक्टिवली पढ़ा, वो ये था कि जो पूरा क्षेत्र होता है, प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से जो पूरा प्रभावित क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा, ये मौसम से मौसम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत तेज जो है आपके उस जगह पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, और नॉर्मल कंडीशंस वहां पर नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, इवन ह्यूमन बीइंग्स सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, और जैसे उबन सी होने लगेगी, आपको सफोकेशन होने लगेगा, क्योंकि मौसम एकदम से जब चेंज करता है, जैसे आकस्मिक कोई चेंज करे, तो आपको फौरन जो है आपके तो क्या होगा, आपका जो सफोकेशन है वो ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। धीमे धीमे चेंज करेगा, क्लाइमेट में चेंज आता है। देखिए मौसम थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हम लोग के ऊपर इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन भूकंप के समय तो आकस्मिक चेंज होगा। तो ये आकस्मिक चेंज क्या करता है, ये जो है आपके एक तरह से हम लोग फौरन इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत गर्मी हो जाएगी, गर्मी के हो जाने की वजह से वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर के लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट होने से आसपास के हाई प्रेशर रीजन से तेजी से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलने लगेंगी, और ये हवाएं जब चलने लगेंगी तो ऐसी कंडीशन में तूफान वहां पर ले आएंगी, और या फिर उस क्षेत्र में बारिश करना शुरू कर देंगी। तो ये क्या है, ये कुछ इफेक्ट है जो कि आपने पढ़ा, जो कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भूकंप का जो है इफेक्ट है, जो कि जो है आपके जी के मान पर, या मौसम पर, या फिर जो है आपके सुनामी तरंगों के रूप में हमें दिखाई पड़ा। अब भूकंप आते कहां पे हैं, या भूकंप आएंगे कहां, ये हम लोगों को देखना होता है कि किस जगह पर भूकंपी तरंगे आती हैं और कहां पर भूकंप का प्रभाव होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भूकंपी पेटी, अर्थक्वेक बेल्ट। तो अब अर्थक्वेक बेल्ट है क्या, या किस जगह पर भूकंप आता है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का यहीं से शुरू होता है, जहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कहां कहां हो सकता है या किस जगह हो सकता है। तो भूकंप कैसे आते हैं, किस जगह पर आते हैं, तो इसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।